आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। लद्दाख में जो बीजेपी के सपोर्टर्स थे वो अब यूएपीए और एनएसए जैसे कानून का सामना कर रहे हैं। वहां पर भी अपने हकूक के लिए आवाज उठाना अब जुर्म बन गया है। मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से लद्दाख के हालात पर बयान देते हुए कहा गया। मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से कहा गया कि लद्दाख के लोग आज साल 2019 के फैसले का नुकसान महसूस कर रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 यूनियन टेरिटरीज में बना दिया गया था। उन्होंने कहा कि अब लद्दाख में भी फैसले दिल्ली से हो रहे हैं बिना लोकल लोगों की रजामंदी के। उनकी जानिब से कहा गया कि वहां पर भी अब आवाज उठाना एक जुर्म बन गया है। रुहुल्लाह मेहदी ने यह भी इल्जाम लगाया कि लद्दाख में कुछ लोग जो बीजेपी के पहले सपोर्टर्स थे, अब वो सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर ही उन पर यूएपीए और एनएसए जैसे सख्त कानून का सामना किया जा रहा है। उनकी जानिब से कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लद्दाख के लोगों के साथ है। अगर वो लोग 6 शेड्यूल में शामिल होने का या फिर अपने हकूक की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से यह भी कहा गया कि लद्दाख के लोगों को वही मुश्किलात दरपेश हैं जो कि पहले सिर्फ कश्मीर में होती थी। जो कुछ कश्मीर में हो रहा था अब वो लद्दाख में हो रहा है, उनकी जानिब से कहा गया, और वो जम्मू में भी हो रहा है। वही बड़गाम के बाईपोल्स के जानिब से भी बातचीत करते हुए उनका कहना था कि जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का स्केड्यूल जारी करेगा तो पार्टी अपना कैंडिडेट का भी फैसला कर लेगी। उन्होंने कहा कि लोगों ने हमें एक जिम्मेदारी दी थी कि बीजेपी को रोकना ये सिर्फ सियासी नहीं बल्कि इखलाकी फर्ज भी है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने सोनम वांगचुक की फौरन और बगैर शर्त रिहाई का मुतालबा किया। साथ ही सुजात करगिली बड़ा दावा करते हुए बोले, जब हमारे 20 सिपाही चाइना के खिलाफ सरहद पर शहीद हुए, हुकूमत ने फायरिंग का हुक्म नहीं दिया और यही हुकूमत आज यहाँ के नौजवानों पर फायरिंग कर रही है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो कि लद्दाख की स्टेटहुड और दूसरी बुनियादी हकूक के लिए आवाज उठाता है, उसने सोनम वांगचुक और उनके साथ दूसरे दोस्तों की फौरन और बगैर शर्त की रिहाई का मुतालबा किया है। ये लोग उन लोगों में से हैं जो कि 24 सितंबर को लेह में हुई तशद्दुद के बाद गिरफ्तार हुए थे। केडीए की जानिब से यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार करार देते हुए कहा गया है कि लेह में जो तशद्दुद हुआ है, जिसमें कि 4 लोग जख्मी और दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस के अफराद भी जख्मी हुए थे, उसकी जिम्मेदारी सरकारी अफराद पर है। केडीए के मेंबर सुजात करगिली की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जोधपुर जेल में रखा गया है, जो कि इंसाफ के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि लद्दाख की स्टेटहुड और छठे शेड्यूल के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल हिफाजत की डिमांड नेगोशिएबल नहीं है। करगिली की जानिब से हुकूमत से कहा गया है कि जब मुल्क को कई चैलेंजेस का सामना करना था तो लद्दाख जैसे नाजुक इलाके के लोगों के साथ इस तरह का सलूक सिर्फ एलिनेशन और इनसिक्योरिटीज को ही बढ़ाता है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि वो अक्लमंदी से काम ले और आवाम के साथ समझदारी से पेश आए। उनकी जानिब से कहा गया कि जिस तरह से गोलियां चलाई गई और लोग जख्मी हुए, उसका हिसाब होना चाहिए। ये साबित करता है कि हमें डेमोक्रेसी की कितनी जरूरत है। सुजात करगिली ने सवाल उठाया है कि जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद डेमोक्रेसी को हिंदुस्तान के डीएनए में शामिल कहते हैं, तो फिर लद्दाख की आवाम डेमोक्रेसी की डिमांड क्यों नहीं कर सकती। उन्होंने यूनियन टेरिटरी इंतजामिया को भी नाकाम करार दिया है, खासतौर पर फायरिंग के फैसले और पूरे इंतजाम की कमी पर तनकीद करते हुए। करगिली ने कहा कि हमारे 20 सिपाही चाइना बॉर्डर पर शहीद हुए, मगर हुकूमत ने चाइनीज फौज के खिलाफ फायरिंग की इजाजत नहीं दी और यही हुकूमत आज प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चला रही है। केडीए ने इस तशद्दुद पर इम्पार्शियल जुडिशियल प्रोब का भी मुतालबा किया है और पूछा है कि अगर पहले से इतला थी तो रुकावट क्यों नहीं की गई। उन्होंने साल 2019 के कश्मीर के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ था तो पूरी जगह शटडाउन था, मगर लेह में पीसफुल प्रोटेस्ट करने वालों को फायरिंग का सामना करना पड़ा। करगिली ने कहा कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी ने लद्दाख के मसाइल को मुल्क भर में उभार दिया है, जिससे कि सबब ये भी हो सकता है कि मसाइल हर घर तक पहुंच जाएं। उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहे थे, अब मुल्क के कई हिस्सों में प्रोटेस्ट होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि बातचीत तभी हुई जब प्रोटेस्ट शुरू हुए और अगले दिन यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात का वक्त भी वांगचुक के फास्ट के बाद ही तय हो गया। करगिली ने खुले तौर पर कहा है कि लद्दाख के लोगों ने एलिनेशन और धोखा देने का एहसास बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग इस मुल्क की ताकत है, उन्हें दीवार तक ना धकेल दिया जाए। आखिर में करगिली की जानिब से कहा गया है कि यूनियन टेरिटरी का मॉडल लद्दाख के लोगों के अरमान पूरे करने में नाकाम रहा है। उन्होंने हुकूमत पर तंज कश्त किया है कि वो त्योहारों को इस्तेमाल करके अवाम का ध्यान पॉलिसी से हटा रही है। केडीए की तरफ से जोर दिया गया है कि लद्दाख की ट्राइबल आइडेंटिटी की हिफाजत और असल जमहूरियत की फराहमगी को जरूरी बनाएं। एमएलए महराज मलिक को जम्मू कश्मीर असेंबली के आइंदा सेशन में लाने की हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक का बयान।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और एमएलए जजीबल तनवीर सादिक की जानिब से आज नामानगारों से बातचीत करते हुए कहा गया कि ये एक मामूल का प्रोसीजर है कि 6 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर में असेंबली के सेशन होने चाहिए। उसी के चलते अक्टूबर महीने के आखिर में ये सेशन रखा गया है। इस हवाले से उम्मीद है कि एक पुरअमन तरीके से सेशन चले, रेजोल्यूशंस, बिल्स पास हो सके। इसके अलावा लोगों के मसाइल, उनके मसलों पर बातचीत हो सके और उन्हें सामने लाया जा सके, खासतौर पर स्टेटहुड का मसला हल हो जाए। तनवीर सादिक की जानिब से एमएलए महराज मलिक के मामले के हवाले से कहा गया कि एमएलए महराज मलिक का मामला लॉ एंड ऑर्डर का है, जो कि हुकूमत के हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी ये उम्मीद है कि हुकूमत उनके लिए बात करेगी और उससे भी उम्मीद ये की जा रही है कि पहले ही महराज मलिक को रिहा किया जाए ताकि वो असेंबली में आकर अपने लोगों की बात उठा सकें। उनकी जानिब से आगे ये भी उम्मीद जाहिर की गई है कि राज्यसभा के इंतखाबात और बडगाम नगरोटा बाईपोल्स भी जल्दी हों ताकि यहाँ के लोगों को भी उनकी आवाज मिल सके। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि दोहरी ताकत के निजाम में कोई चीज नहीं चल सकती है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि बिजनेस रूल्स के हवाले से कोई फैसला इस बार लिया जाएगा। बीजेपी और आरएसएस का नजरिया नाकाम होने के बाद अब वो तशद्दुद का सहारा ले रही हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को जान से मारने की मिली धमकियों पर बोले पवन खेड़ा। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेड़ा ने बीजेपी रहनुमाओं और उनके स्पोक्सपर्सन की तरफ से ऑपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी को मिलने वाली धमकियों की सख्ती से मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि जब भी आरएसएस अपने नजरिए से भारत के असल नजरिए को हराने में नाकाम होती है तो उसके लोग तशद्दुद का सहारा ले लेते हैं। पवन खेड़ा की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया कि जब आरएसएस अपने नजरिए के जरिए हिंदुस्तान को हरा नहीं पाती तो उसके लोग हमेशा ही फिजाई तशद्दुद का रुख करते हैं और फिर एक गोट से आकर गांधी को मार देता है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को दी जा रही धमकियां किसी एक शख्स को चुप कराने की कोशिश नहीं बल्कि करोड़ों गरीब, पिछड़े और कमजोर लोगों की आवाज को दबाने की साजिश है। पवन खेड़ा ने इस पूरे मामले को एक खतरनाक ट्रेंड करार दिया है जहां मुख्तलिफ आवाजों को डराया, धमकाया और चुप कराया जा रहा है। टीवी पर बीजेपी लीडर की जानिब से राहुल गांधी को सीने में गोली मारने के बयान से मचा बवाल। बीजेपी रहनुमा के खिलाफ मुकदमा किया गया दर्ज। केरला में बीजेपी लीडर प्रिंटू महादेवन के खिलाफ पुलिस ने एक केस दर्ज कर दिया है। ये केस उनके एक टीवी डिबेट में दिए गए बयान पर दर्ज हुआ जिसमें उन्होंने लोकसभा में ऑपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी के लिए मुबैना तौर पर कहा कि गोली से छाती छील दी जाएगी। ये बयान 26 सितंबर को एक मलयालम न्यूज चैनल के प्रोग्राम में दिया गया जहां वो बांग्लादेश और नेपाल के एहतजाज पर बात कर रहे थे। कंप्लेंट केरला कांग्रेस के लीडर और केपीसीसी सेक्रेटरी श्री कुमार सीसी की तरफ से दी गई है, जिस पर पिरामंगलम पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 192, 353 और 351(2) के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रिंटू महादेवन जो कि पहले एबीवीपी के लीडर रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में ऐसे एहतजाज मुमकिन नहीं है क्योंकि लोग वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं और अगर राहुल गांधी को दिल में ऐसे इरादे हैं तो गोली उसकी छाती छील देगी। इस बयान के बाद से केरला भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जानिब से बीजेपी और महादेवन के खिलाफ एहतजाज किए गए। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने भी इस मामले पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा है और कहा है कि ये सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं बल्कि एक बड़ा ही संगीन धमकी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस पर फौरन और सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा ताकि अवाम को नजर आए कि इंसाफ हुआ है। वहीं कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जैसे एमपी शफी प्रम्बिल और रामेश चनीथला की जानिब से भी महादेवन के बयान की सख्ती से मजम्मत की गई है और पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। लेह में छठे दिन भी कर्फ्यू बरकरार, हालात पुरअमन। एमएचए की जानिब से आईएएस अफसरान को लद्दाख में 30 सितंबर से नई ड्यूटी संभालने की कही गई बात, वरना तनख्वाह पर लगा दी जाएगी रोक। लेह शहर में जारी हंगामा और तशद्दुद के बाद लगाया गया कर्फ्यू आज छठे दिन भी बरकरार रहा। हालात फिलहाल पुरअमन है और किसी भी नए वाक़े की कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस मुख्तलिफ हसास इलाकों में मौजूद रहे और सख्ती से निगरानी कर रहे थे। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता की जानिब से राजभवन में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई ताकि सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा सके, खासतौर पर उन 2 अफराद की आखिरी रसूमात के हवाले से जो कि तशद्दुद में हलाक हुए थे, फौज से रिटायर्ड तसेवांग थारचिन और 21 साल के रिंचन दादुल। वहीं इतवार को भी 2 नौजवान स्टैंजिल नमग्यान और जिगमेत दोरजे के आखिरी रसूमात किए गए थे। ये 4 अफराद 24 सितंबर को शहर में फैली तशद्दुद के दौरान ही जा बहाक हो चुके थे। कर्फ्यू 24 सितंबर की शाम को उस वक्त लगाया गया जब लेह अपेक्स बॉडी ने शहरबंदी और एहतजाज का ऐलान किया था, जिसमें की रियासत की हैसियत की बहाली और छठे स्केड्यूल के तहत मांगों की मांग की गई थी। वहीं इस दौरान फैली तशद्दुद में 150 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे, जिनमें की 90 से ज्यादा पुलिस वाले भी शामिल थे। अब तक की 60 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें की 2 काउंसलर और मशहूर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी शामिल हैं।
वहीं इस बेचैन सूरत हाल के दरमियान ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से एक नया हुक्मनामा जारी करते हुए IAS अफसर नीतीश रजौरा को फौरन लद्दाख में अपनी ड्यूटी संभालने का हुक्म जारी किया गया है। वो पहले डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन जम्मू कश्मीर के तौर पर काम कर रहे थे। मिनिस्ट्री ने वाजे किया है कि अगर रजौरा ने 30 सितंबर तक अपनी नई पोस्टिंग ज्वाइन ना की तो उनकी सैलरी बंद कर दी जाएगी, उनके प्रमोशन रोके जा सकते हैं और उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। वहीं लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी से कहा गया है कि वो रजौरा की ज्वाइनिंग रिपोर्ट फौरन भेज दें। और मीरवाइज की अवामी एक्शन कमेटी पर UAPA के तहत आयद की गई पाबंदी को ट्रिब्यूनल की तरफ से जारी रखने की तस्दीक की गई। अवामी एक्शन कमेटी को UAPA के तहत मरकज की जानिब से गैर कानूनी तंजीम करार देने के फैसले को ट्रिब्यूनल की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। ये फैसला अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत लिया गया था। ट्रिब्यूनल ने 11 मार्च 2025 के गैजेट नोटिफिकेशन में तस्दीक की थी, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा था कि अवामी एक्शन कमेटी की सरगर्मियां मुल्क की सॉवरेनिटी, अकाई और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। हुकूमत ने सेक्शन 3 के सब क्लॉज 1 और सेक्शन 3 के सब क्लॉज 3 के तहत ही अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इस तंजीम पर पाबंदी लगा दी थी, जो कि अभी भी बरकरार रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अवामी एक्शन कमेटी पर इल्जाम है कि ये तंजीम अलगाववाद पसंद सोच को बढ़ावा देती है, एंटी इंडिया मुहिम के लिए फंड्स जमा कर रही है और जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर को खतरे में डाल रही है। साल 2008 से 2017 के दरमियान ही अवामी एक्शन कमेटी के चंद अफराद के खिलाफ कई FIRs और कानूनी केस भी दर्ज हुए, जिनमें कि मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक और तंजीम के मीडिया एडवाइजर भी शामिल रहे। इन पर इल्जाम है कि ये लोग ऐसे बयानात और नाराज लगते हैं जो कि हालात को खराब करते हैं। वहीं ट्रिब्यूनल ने अपने हुक्म में कहा है कि हुकूमत ने जो सबूत और रिकॉर्ड पेश किया है वो इस फैसले को जायज बताता है। ट्रिब्यूनल का ये भी कहना है कि अवामी एक्शन कमेटी का गुज़िश्ता रिकॉर्ड और उसकी मुखालफत एक्टिविटीज जो कि मुल्क के खिलाफ साबित होती हैं, उसकी वजह से ये फैसला जारी रहेगा। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा है और ये भी वाजे किया है कि इस फैसले के लिए तमाम कानूनी तरीके का खास ख्याल रखा गया है और ये फैसला एक आजाद और गैर जानिबदार जायजा लेने के बाद ही लिया गया है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।